हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईपी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइप स्टडी ऑफ स्काइफा या फिर साइकन। साइकन जो कि स्पंज फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। इसकी हम कंप्लीट टाइप स्टडी पढ़ेंगे। टाइप स्टडी में हम शुरुआत करते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन से कि अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये अपने क्लासिफिकेशन में कहाँ लाई करता है, ये किसकी कौन सी फाइलम है, कौन सी क्लास है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, कौन सा इसका जीनस है। देन हम बात करेंगे कि इसकी हैबिटेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी हैबिट्स क्या हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। इंटरनल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो कैनाल सिस्टम है वो किस तरीके का है, किस तरीके के इसके अंदर स्पिक्यूल्स हैं, किस तरीके की इसकी हिस्टोलॉजी है। जो ये डिप्लोब्लास्टिक है तो जो डर्मल लेयर है, गैस्ट्रल लेयर है, पिनेकोडम, क्वेनोडम, वो किस तरीके की दिखती हैं, उनमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, उनकी सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देन हम बात करेंगे फिजियोलॉजी में हम मूवमेंट की बात करेंगे। ये किस तरीके से फूड को इनटेक करता है, डाइजेस्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे उसे इजेस्ट आउट करेगा बॉडी से। देन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और जो इसका नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। देन फाइनली हम फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सिस्टमेटिक पोजीशन। तो जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसमें हम फाइलम पोरीफेरा, क्लास ये बिलोंग करता है कैल्सीस्पोंजिया से, ऑर्डर होता है इसका हेट्रोसिला एंड जीनस है स्काइफा। देन वी कम्स टू हैबिटेट कि ये कहाँ रहेगा, किस तरीके की इसकी जो कॉलोनियल नेचर है या फिर सेडेंट्री है, कैसा इसका नेचर है। तो ये मैराइन वाटर के अंदर रहेगा। ये सिर्फ हमें मैराइन फॉर्म में देखने को मिलता है स्काइफा। और इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड मिलेगी बडिंग की फॉर्म की वजह से। कॉलोनियल फॉर्म में रहेगा। सेडेंट्री स्पंज है, मतलब ये मूव नहीं करता किसी एक ऑब्जेक्ट से या फिर किसी एक सबस्ट्रेटम से अटैच होके ये प्रेजेंट मिलेगा। एंड अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें, इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका हमें पूरे वर्ल्ड में जितने भी ओशियंस प्रेजेंट हैं उन सब के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। देन कॉमनली इसे और हम क्या बोलते हैं, इसे कॉमनली और हम बोलते हैं अर्न स्पंज या फिर क्राउन स्पंज। अर्न स्पंज क्यों बोला, इसकी वास लाइक शेप होने की वजह से हमने इसे अर्न स्पंज बोला कि इस तरीके से वास लाइक इसकी ऐसी शेप मिलती है जिस वजह से हमने इसे अर्न स्पंज बोला। क्राउन स्पंज क्यों बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑस्क्यूलर फ्रिंज, मोनो एक्सोन स्पिक्यूल की बनी हुई जो ये ऑस्क्यूलर फ्रिंज है, ये मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स की बनी हुई ऑस्क्यूलर फ्रिंज है जो कि ऑस्क्यूलम के चारों ओर अरेंजमेंट में मिलेंगी। और ये ऐसे इस तरीके से ऐसी बॉडी फॉर्म के ऊपर, ऐसे सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म के ऊपर ऐसे रखी हुई मिलती है ऑस्क्यूलर फ्रिंज जैसे कि ये ताज हो, क्राउन हो। इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें क्राउन स्पंज भी नाम दिया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑस्क्यूलर फ्रिंज। देन इसकी जो स्पीसीज़, मेनली जो स्पीसीज़ हैं वो स्काइफा, सिलिएटम, एलिगेंस, रेफिनस हमें देखने को मिलेंगी। ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ हैं इसकी। देन हम बात करें हैबिट्स के बारे में, तो लोकोमोशन में ये सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ है इसकी, मतलब एक जगह पे फिक्स मिलेगा, किसी एक सबस्ट्रेटम से ये अटैच मिलेगा, ये मूव नहीं करता। लाइक प्लांट्स जैसे मूव नहीं करते, एक जगह पे टिके रहते हैं, वैसे ही ये एक सबस्ट्रेटम से अटैच मिलेगा। इसकी जो अडल्ट फॉर्म है वो सबस्ट्रेटम से अटैच मिलेगी। देन हम बात करें फीडिंग की, तो ये ओमनीवोरस हैं, होलोजोइक मैनर में फीड करेंगे प्लैंकटॉन्स के ऊपर, जैसे कि प्रोटोजोअन्स हैं, डाइएटम्स हैं, बैक्टीरिया है, जो डेड ऑर्गेनिक पार्टिकल हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं। डाइजेशन होता है इनका इंट्रासेलुलर, कि विद इन द सेल इनका डाइजेशन होगा। और जो फूड है वो न्यूट्रिटिव कम रेस्पिरेटरी वाटर करंट के थ्रू बॉडी के अंदर आएगा। फीडिंग के बारे में हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो अच्छे से पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। देन अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो
ये दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन शो करेगा, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू होगा, और जो ये फॉर्म है इसकी, ये मोनोइसियस है, मतलब बाइसेक्सुअल ये मिलेगा। एक ही बॉडी के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है कि यूँ नहीं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, एक ही जो स्पंज है उसके मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और इसके अंदर हमें प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटोगाइनस मीनी प्रोटो मीनी फर्स्ट, गाइनस मीनी फीमेल, कि पहले फीमेल है उसकी उसका मैं फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो फीमेल गैमीट है पहले, उसकी मैचुरेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जहाँ भी हम बोले इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब वहाँ पर जो लार्वल फॉर्म है वो यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने बोला इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब यहाँ लार्वल फॉर्म मिलेगी, और जो लार्वल फॉर्म है वो कौन सी है, यहाँ एम्फीब्लास्टुला लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है। और ये जो एम्फीब्लास्टुला लार्वल फॉर्म है, ये एक हाफ फ्लैजिलेटेड हाफ नॉन फ्लैजिलेटेड लार्वल फॉर्म है, जिसकी वजह से ये मूव करता है, डिस्पर्स करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रीजनरेशन की पावर होती है इसके अंदर, हाई पावर ऑफ रिस्टोरेटिव टाइप ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे पहले विल्सन ने इसे ऑब्जर्व किया था। इनके अंदर जैसे हम क्या करें कि 2-3 स्पीसीज ऑफ साइकन को लेके क्रश कर दें बिल्कुल, और बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में रीजनरेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज के मेंबर की सेल को अपटेक करके और उसके साथ में रीजनरेट करें, नहीं, ये स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में इनका रीजनरेशन होता है। और जो इनका रीजनरेशन है वो रिस्टोरेटिव टाइप का रीजनरेशन है, कि अगर बॉडी में किसी तरीके की कोई सेल या फिर बॉडी पार्ट ब्रेक डाउन होगा, तो उस बॉडी सेल या बॉडी पार्ट को बनाने के लिए रीजनरेटिव टाइप ऑफ यहाँ पर रीजनरेशन हमें देखने को मिलेगा, कि रीजनरेट किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है रीजनरेशन के थ्रू बॉडी को। फिर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर ऐसा ये हमें ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कि ऐसे हम यहाँ पर ये सबस्ट्रेटम बनाएंगे, सबस्ट्रेटम से ऐसे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाएंगे, देन ये ऐसे बड निकलता हुआ दिखाएंगे, ऑस्कुलम के ऊपर ऑस्कुलर फ्रिंज, और ये साइड में स्पिक्यूल्स, डर्मल ओस्टिया, ये सारे ये डर्मल ओस्टिया इसकी पूरी बॉडी पे, ये नीचे बेस, ऐसे हमें ये पूरा इसकी पूरी सिलेंड्रिकल फॉर्म। और ये इसमें जो बर्ड्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू, और ये बर्ड्स हैं जब ये डीअटैच नहीं होते बॉडी से चिपके ही रह जाते हैं और उनकी ग्रोथ बॉडी के साथ होगी, तो ये कॉलोनियल फॉर्म के जैसा दिखता है साइकन, कि बहुत सारे जो जॉइड्स हैं, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, सब इंडिविजुअल हैं, वो एक ही कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसका जो टोटल लेंथ है, जो टोटल विड्थ इसकी 5 to 6 mm है, टोटल लेंथ है इसकी 20 to 25 mm, और ये सारा स्ट्रक्चर हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें शेप, साइज, कलर एंड सिमेट्री की, तो दीज आर रेडियल इन सिमेट्री, ग्रेज टू लाइट ब्राउन कलर के हमें देखने को मिलेंगे। जो इनकी शेप है वो वास लाइक शेप है, और बीच में से ये चौड़े रहते हैं। एक्सटर्नल अपीरियंस, तो इनके बाहर हमें स्पिक्यूल नीडल लाइक ग्रुप ऑफ स्पिक्यूल्स दिखते हैं, जिसकी वजह से स्पिक्यूल की प्रेजेंस होने की वजह से जो इनकी बॉडी है वो ब्रिस्टली अपीरियंस देगी, और जो बॉडी है उसके ऊपर ग्रुप ऑफ स्मॉल अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, अपर्चर छेद मतलब होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डर्मल ओस्टिया, या फिर इनहेलेंट या फिर इनकरंट पोर बोलते हैं। ये जो डर्मल ओस्टिया है वो बीच में, इनकी बॉडी के बीच में एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जोसील, उस कैविटी में जाके खुलते हैं, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड मिलता है कैनाल से। जो स्पॉन्जियोसील है वो एक सिंगल वाइड और सर्कुलर अपर्चर के थ्रू बाहर खुलेगी, जिसको हम बोलते हैं ओस्कुलम या फिर एक्सेलेंट या फिर एक्सकरंट पोर या फिर एक्सकरंट कैनाल के थ्रू। प्रेजेंट एट डिस्टल फ्री एंड ऑफ स्काइफा, जो कि इसके स्काइफा के इस डिस्टल फ्री एंड पे प्रेजेंट होता है ओस्कुलम।
देन ओस्कुलम के ऊपर ओस्कुलर फ्रिंज प्रेजेंट होती हैं, फनल शेप की, कॉलर ऑफ लॉन्ग मोनोएक्सोन स्पिक्यूल विच गार्ड ओस्कुलम। ओस्कुलर फ्रिंज क्या है? मोनोएक्सोन स्पिक्यूल की बनी हुई कॉलर शेप की, फनल शेप की कॉलर होती है जो कि ओस्कुलम को गार्ड करती है, ताकि जो बाहर से एनिमल है वो इस ओस्कुलम के थ्रू स्पॉन्जियोसील में या फिर स्पंज की बॉडी में एंटर ना कर पाए। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। तो अभी तक हमने सिस्टमेटिक पोजीशन, मॉर्फोलॉजी, हैबिट एंड हैबिटेट की बात की। अब हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम ऑफ साइकन की। हम स्पंज नहीं, हम सभी स्पंज के कैनाल सिस्टम नहीं, हम सिर्फ साइकन के कैनाल सिस्टम की बात करते हैं। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस बात पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि साइकन का कैनाल सिस्टम पूछा जा रहा है या फिर स्पंज का कैनाल सिस्टम पूछा जा रहा है। तो जिसका भी कैनाल सिस्टम पूछा जाए हमें सिर्फ उसी का लिखना है। अगर साइकन का पूछा जाए तो साइकन का, और सारे स्पंज का पूछा जाए तो सारे स्पंज का लिखना है। तो इनके अंदर जो साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है वो हमें देखने को मिलेगा। और इस कैनाल सिस्टम के अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो इसे एक्वीफेरस सिस्टम भी बोलते हैं, कि पूरे जो कैनाल सिस्टम है उसके अंदर वाटर रन करेगा, तो उसे एक्वीफेरस सिस्टम भी नाम देंगे हम। डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कैनाल ऑफ डिफरेंट टाइप प्रेजेंट इनसाइड द स्पंज बॉडी। की स्पंज की बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल आपस में इंटरकनेक्टेड मिलेंगी और वो एक सिस्टम बनाती हैं, जिस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम। अब इस कैनाल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है? डर्मल ओस्टिया, इनकरंट कैनाल, देन आता है प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के थ्रू जो इनकरंट कैनाल है वो रेडियल कैनाल में खुलेगी। देन एपोपाइल, एपोपाइल के थ्रू जो रेडियल कैनाल है वो एक्सक्रेंट कैनाल में लीड करेगी। देन एक्सक्रेंट कैनाल से जो वाटर है वो स्पॉन्जियोसील में, देन ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर। तो ये इसके 8 कंपोनेंट है। एक एक करके इन सभी कंपोनेंट की हम बात करते हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं डर्मल ओस्टिया की, जिसे हम डोर भी बोलते हैं। डोर क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो वाटर है वो सबसे पहले अंदर बॉडी में एंट्री करेगा। ये एनालोगस है माउथ के, कि ये माउथ की तरह काम करता है, पानी को अंदर लेने का काम करेगा। 3 से 4 के ग्रुप में पोर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट एक थिन पोर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि इनकरंट कैनाल को बाहर से एनक्लोज करेगी, सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स मायोसाइट। मायोसाइट इन जो अपर्चर हैं इनको सराउंड करके रखेगी। इनकरंट कैनाल की बात करें तो इन्हें हम इनहेलेंट या फिर एफरेंट कैनाल भी बोलते हैं। ये नैरो कैनाल होती हैं, और जो अगर इनकी शेप की बात करें तो इस तरीके से ही इनकी शेप है वो स्केयर टाइप की मिलती हैं, ये स्केरिस शेप है इनकी। देन हम बात करें प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल एक ग्रीक वर्ड है जिसमें प्रोसो का मतलब होता है नियर, प्रोस का मतलब नियर, एंड पाइल का मतलब होता है गेट, की पास वाला गेट। जो प्रोसोपाइल है वो शॉर्ट है, नैरो कैनाल है, और ये कनेक्ट करता है इनकरंट कैनाल को रेडियल कैनाल से, और ये इंट्रासेलुलर है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसोपाइल की, तो जो प्रोसोपाइल का स्ट्रक्चर है वो पोरोसाइट एक सेल होती है, उसके अंदर इस तरीके से हमें प्रोसोपाइल देखने को मिलेगा। पिनेकोडर्म के अंदर ये पोरोसाइट सेल होंगी, जिसका हमें यहाँ ऐसे न्यूक्लियस, और ये प्रोसोपाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ये दोनों साइड से ओपन एंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोसोपाइल। ये इधर से और इधर से ऐसे ओपन अप है, तो यहाँ से ये पानी की एंट्री करवाएगा फ्रॉम इनकरंट कैनाल के, इनकरंट कैनाल से, और फिर ये जाके रेडियल कैनाल के अंदर पानी को डाल देगा। तो ये इंट्रासेलुलर एक सेल के अंदर ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोसोपाइल। देन रेडियल कैनाल की अगर हम बात करें तो जो रेडियल कैनाल है वो फ्लैजिलेटेड कैनाल है, उसके अंदर क्वेनोसाइट कॉलर सेल प्रेजेंट होती है। ये काफ़ी वाइड और ऑक्टागोनल शेप की मिलती है। कैसी, किस टाइप की ये मिलेगी? ये हमें इस तरीके से ऐसे ऑक्टागोनल शेप की मिलेगी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल शेप की हमें ये देखने को मिलती है। देन जो रेडियल कैनाल है और जो इनकरंट कैनाल है वो एक दूसरे के पैरेलल और अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। ये पैरेलल और अल्टरनेट कैसे प्रेजेंट होते हैं? जब हम अभी डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में इन सब चीज़ों को हम फिर से देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंड पैरेलल प्रेजेंट होती हैं, रेडियल कैनाल एंड इनकरंट कैनाल।
इनकी जो अरेंजमेंट है रेडियल कैनाल की और इनकरंट कैनाल की, वो कुछ इस तरीके से है कि एक रेडियल कैनाल 4 इनकरंट कैनाल से सराउंडेड है और एक इनकरंट कैनाल 4 रेडियल कैनाल से सराउंडेड है। देन एपोपाइल की अगर हम बात करें, एपोपाइल क्या है? ग्रीक वर्ड है एपो मीन अवे, पाइल मीनी गेट की दूर वाला गेट। ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू एक्सकरंट कैनाल इज थ्रू एपोपाइल की एपोपाइल के थ्रू ही जो रेडियल कैनाल है वो किस में खुलती है? एक्सकरंट कैनाल में खुलेगी। हर एक जो एपोपाइल है वो एक लार्ज सर्कुलर अपर्चर होता है, सेंटर के अंदर एक डायफ्राम है, थिन पार्टीशन जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, उसके बीच में एक लार्ज सर्कुलर अपर्चर होता है और जो मायोसाइट्स हैं इस अपर्चर को सराउंडेड किए हुए हैं जो कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगी। देन हम बात करें एक्सकरंट कैनाल की, तो जो एक्सकरंट कैनाल है उसे हम एक्सहेलेंट या फिर इफरेंट कैनाल भी बोलते हैं। इफरेंट दूर ले जाने वाली, एक्सहेलेंट कैनाल इज एक्सकरंट कैनाल। ये स्मॉल होगी लेकिन वाइड चैम्बर होगा जो कि रेडियल कैनाल में ओपन अप होती है और एक साइड में ये स्पॉन्जियोसिल कैविटी में ओपन होगी। जो पिनेकोसाइट्स हैं वो इसे लाइन करेंगी। इंटरनली स्पॉन्जियोसिल कैविटी में ये खुलेगी एक वाइड अपर्चर के थ्रू जिसे हम गैस्ट्रिक ओस्टियम नाम देते हैं। गैस्ट्रिक ओस्टियम के थ्रू ये खुलती है इन स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील क्या है? स्पॉन्जियोसील एक पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, एट्रियम है या फिर क्लोइका बोल दो। ये काफ़ी नैरो और ट्यूबुलर कैविटी मिलती है सेंटर में, हर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, हर एक ब्रांच के फॉर्म में। ऑल्सो लाइंड बाई फ्लैट एंड पोलीगोनल पिनेकोसाइट, ये पिनेकोसाइट से लाइंड मिलेगी। स्पॉन्जियोसील है अलग अलग ब्रांच की, वो बेस पे आके एक दूसरे से कंटिन्यू होंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगी। जैसा हमने इस वाले डायग्राम में देखा है कि ये जो बीच में सबकी स्पॉन्जियोसील है वो यहाँ बेस पे आके एक दूसरे से मिल रही है, सभी की स्पॉन्जियोसील एक दूसरे से कनेक्ट मिलेगी एट द बेस। देन ओस्क्यूलम की बात करें, ओस्क्यूलम को हम एक्सेलेंट या फिर एक्सकरंट अपर्चर भी बोलते हैं। ये लार्ज होता है, सर्कुलर अपर्चर होता है और हर एक ब्रांच के टिप के ऊपर एक ही प्रेजेंट होता है। जो मोनोएक्सोन नीडल लाइक स्पिक्यूल्स हैं वो इसे सराउंड करके रखते हैं जिसकी वजह से एक ओस्क्यूलर फ्रिंज की फॉर्मेशन होती है और जो मायोसाइट है वो इसे गार्ड करेंगी, स्पिंस्टर की तरह इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम करती हैं। देन हम बात करें कैनाल सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में, तो जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल हैं जो कि रेडियल कैनाल को लाई करती हैं क्वेनोसाइट्स, वो कांस्टेंट, उनका फ्लैजिला कांस्टेंट बट अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करेगा जिसकी वजह से वाटर करंट क्रिएट होगा और वो वाटर करंट है वो आउटसाइड वाटर करंट है वो डर्मल ओस्टिया के थ्रू इनकरंट कैनाल में आएगा और जो रेडियल कैनाल है उसके अंदर रेडियल कैनाल की जो क्वेनोसाइट्स हैं, कॉलर सेल हैं, उनकी अनकोऑर्डिनेटेड बट कांस्टेंट बीटिंग की वजह से रेडियल कैनाल में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और जो नेगेटिव प्रेशर है उसकी वजह से बाहर बॉडी के बाहर वाटर करंट क्रिएट होगा। जो वाटर करंट है वो डर्मल ओस्टिया से होता हुआ इनकरंट कैनाल में, देन प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में, एक्सकरंट कैनाल में आएगा एपोपाइल के थ्रू, देन गैस्ट्रिक ओस्टिया के थ्रू स्पॉन्जियोसील में और फाइनली ओस्क्यूलम के थ्रू जो वाटर है वो बाहर निकलेगा। अब जो इनकरंट वाटर है वो अपने साथ में जो फूड पार्टिकल हैं उनको भी लेके आएगा तो न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, अपने साथ में ऑक्सीजन को लेके आएगा और जब बाहर निकलेगा तो CO2 को लेके जाएगा तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ये क्या करेगा, बाहर से जो दूसरे स्पंज हैं, साइकन हैं, उनके मेल गैमीट को अपने साथ में लेके आएगा तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। देन ये क्या करता है कि जब पानी बाहर निकलता है तो अपने साथ में जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है इनकी बॉडी में तो उस अमोनिया को बाहर ले जाने का काम करेगा तो एक्सक्रीशन करेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम करेगा तो ये इजेशन में हेल्प करेगा। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें कि क्या क्या फंक्शन है रेडियल इनके कैनाल सिस्टम के, तो जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं कि ये न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में, इजेशन में एंड एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है। इसकी फिजियोलॉजी क्या है कि इसकी फंक्शनिंग कैसे है कि सबसे पहले जो वाटर है वो डर्मल ओस्टिया से होता हुआ इनकरंट कैनाल में
इनकरंट कैनाल से वो रेडियल कैनाल में थ्रू प्रोसोपाइल, और फिर एक्सकरंट कैनाल में थ्रू एप्रोपाइल, स्पॉन्जियोसील में थ्रू गैस्ट्रल ओस्टिया, बाहर जाएगा थ्रू ओस्कुलम। और इसकी जो अनकोऑर्डिनेटेड बट कांस्टेंट बीटिंग है, अनकोऑर्डिनेटेड बट कांस्टेंट बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ कोलर सेल की वजह से ये पाथवे फॉलो होगा, क्योंकि जो रेडियल कैनाल है उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये है इसकी फिजियोलॉजी ऑफ साइकन के अंदर जो फर्स्ट इसमें जो हमने स्ट्रक्चर देखा एनाटॉमी ऑफ साइकन है, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, कैनाल सिस्टम। तो ये कैनाल सिस्टम को हमने कंप्लीट किया। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने सिस्टमेटिक पोजीशन की बात की है, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन हैबिट्स की बात की है, देन हमने मॉर्फोलॉजी देखी इसकी कि किस तरीके का ये दिखता है, देन कैनाल सिस्टम के बारे में हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है। तो ये अभी तक हमने सिर्फ इसका 1/3 पोर्शन ही कंप्लीट किया है। देन आगे हम बात करते हैं, देन वी कम्स टू हिस्टोलॉजी ऑफ साइकन। हिस्टोलॉजी ऑफ साइकन से हमारा क्या मतलब है कि साइकन के अंदर जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यू हैं, उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ हिस्टोलॉजिकली अगर हम बात करें तो जो स्पंज है वो कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब ये 2 जर्म लेयर के बने हुए हैं। इनकी जो बॉडी वॉल है अडल्ट साइकन की, वो 2 लेयर की बनी हुई है, आउटर एंड इनर। आउटर इज डर्मल लेयर विच इज ऑल्सो नोन एज पिनेकोडम एंड इट इज formed from pinacocytes. Second layer is gastral layer also known as squenoderm which is formed from quenocytes. तो एक एक करके इन दोनों लेयर के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे, कंप्लीट हिस्टोलॉजी को हम देखेंगे। डर्मल लेयर या फिर जो पिनेकोडम है उसके बारे में बात करें तो वो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर लार्ज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल थिन फ्लैट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड पोलीगोनल सेल्स हैं जिन्हें हम पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। तो इन पिनेकोसाइट की बनी हुई ये डर्मल लेयर है। और पिनेकोसाइट की अभी हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की बात की है कि जो पिनेकोसाइट्स हैं वो लार्ज होती हैं, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, थिन होती हैं, फ्लैट ओरिजन एक्टोडर्मल होता है, पोलीगोनल सेल्स हैं ये पिनेकोसाइट। और जो ये पिनेकोसाइट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई मिलती हैं जैसे कि हमारी फ्लोर की एक टाइल्स हैं वो एक दूसरे से सीमेंटेड हैं, उस तरीके से पिनेकोसाइट एक दूसरे से चिपकी हुई मिलेंगी। तो जैसे हमारी फ्लोर की टाइल्स हैं वैसी पिनेकोसाइट्स दिखती हैं। हर एक जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा उसके सेंट्रल स्वोलन पार्ट के अंदर। तो ऐसी ये पिनेकोसाइट है और ये इसका सेंट्रल स्वोलन पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये इन्हें हम 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्सोपिनेकोडम एंड एंडोपिनेकोडम। जो एक्सोपिनेकोडम है वो कवर करती है आउटर बॉडी सरफेस को सिवाय ओस्टिया एंड ओस्कुलम के, कि पूरी बॉडी के ऊपर ओस्टिया एंड ओस्कुलम को छोड़ दें तो जो पूरी बॉडी बाहर से कवर मिलेगी वो एक्सोपिनेकोडम से कवर मिलेगी। और जो एंडोपिनेकोडम है वो लाइन करती है इनकरंट कैनाल को, एक्सकरंट कैनाल को और स्पॉन्जियोसिल कैविटी को। बची क्या, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल को कौन लाई करेगा, क्वेनोसाइट्स। तो क्वेनोसाइट रेडियल कैनाल, बाकी जितनी भी चीज़ें बची बॉडी के अंदर वो पिनेकोडम से लाइंड होगी। और पिनेकोडम में भी जो बॉडी की बाहर वाली जो लेयर है, बाहर जो बिल्कुल बाहर आउटर कवरिंग है वो ओस्टिया ओस्कुलम को छोड़ दें तो एक्सोपिनेकोडम से, और जो इनकरंट कैनाल है, एक्सकरंट कैनाल है, स्पॉन्जियोसील कैविटी है वो एंडोपिनेकोडम से हमें लाइंड मिलेगी। अब इसके जो ये डर्मल लेयर है, डर्मल लेयर के अंदर हमने पिनेकोसाइट्स के बारे में बात की। अब जो ये डर्मल लेयर है इसकी जो पिनेकोसाइट्स हैं इनका फंक्शन क्या है, डर्मल लेयर का फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल इंजरी से ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है, कि जो साइकन है उसको मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन करने का काम करती है। इसकी जो सेमी फ्लूइड नेचर की जो मीजोगिलिया है उसको लिमिट में रखती है, मतलब उसके बाउंड्री बना के सेट करके रखेगी, उसकी बाउंड्री उसे बॉडी से बाहर स्पिल आउट नहीं होने देगी। इसके कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की वजह से जो बॉडी है स्पंज की वो बहुत ज़्यादा
शॉर्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती है कि पहले इतनी लंबी बॉडी है और इन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की सेल की वजह से इसकी ये अपनी बॉडी को इतना शॉर्ट भी कर सकता है, इतनी हद तक ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब जो पिनेकोसाइट्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है यहाँ पर? तो जो मॉडिफिकेशन है वो की जाती है कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन पिनेकोसाइट्स आर मॉडिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स। और वो फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी है? पोरोसाइट, मायोसाइट एंड स्क्लेरोब्लास्ट। तो ये 3 तरीके की सेल के अंदर जो पिनेकोसाइट हैं वो खुद को मॉडिफाई करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोरोसाइट की। तो पोरोसाइट का अभी हमने स्ट्रक्चर कैनाल सिस्टम में देखा था। ये कैसी हैं पोरोसाइट? दीज आर थिन वॉल्ड ट्यूबुलर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल की लाइनिंग में ये पोरोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों साइड से ओपन एंड्स हैं इनके, और एक ट्यूबुलर इंट्रासेलुलर कैनाल प्रेजेंट है जिसे हम प्रोसोपाइल बोलते हैं। और जो ये प्रोसोपाइल है ये कनेक्ट करने का काम करती है इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से। ये सिर्फ यंग स्पंज में प्रेजेंट होती हैं पोरोसाइट। अडल्ट स्पंज के अंदर पोरोसाइट एब्सेंट मिलेंगी। अडल्ट स्पंज के अंदर जो पोरोसाइट्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती। देन जो मायोसाइट्स हैं, ग्रीक वर्ड है मायोसाइट, मायो मिनी मसल, काइटोस मिनी सेल। मायोसाइट्स को और हम क्या नाम दे सकते हैं? मसल सेल्स बोल सकते हैं। ये कैसी है? ये इलोंगेटेड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? जो डर्मल ओस्टिया है, एपोपाइल है और ओस्क्यूलम है, वहाँ पर ये प्रेजेंट मिलेंगी। कि ओस्टिया, ओस्क्यूलम बॉडी के बाहर, एपोपाइल बॉडी के अंदर, यहाँ पर ये मायोसाइट्स प्रेजेंट मिलती है। और यहाँ ये एज एन स्पिंस्टर की तरह काम करती है। डर्मल ओस्टिया, ओस्क्यूलम, एपोपाइल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम करती हैं। इस तरीके से ऐसे हमें मायोसाइट देखने को मिलेगी। देन हम बात करें स्क्लेरोब्लास्ट की। स्क्लेरोब्लास्ट मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स हैं जो कि मीजोगिलिया के अंदर माइग्रेट करेंगी और वहाँ जाके ये इस स्काइफा के अंदर जो कल्केरियस स्पिक्यूल है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने जो स्पिक्यूल हैं उनकी फॉर्मेशन करती है। इसलिए इन टाइप की जो स्क्लेरोब्लास्ट हैं इन्हें हम नाम देते हैं कैल्कोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट वो स्क्लेरोब्लास्ट हैं जो कि कल्केरिया स्पिक्यूल की फॉर्मेशन करती हैं इन केस ऑफ स्काइफा। और ये इनका ऐसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि बीच में ऐसे स्पिक्यूल की फॉर्मेशन कर रही है। और इन स्क्लेरोब्लास्ट के बारे में हम डिटेल में जब अभी हम जो टाइप स्टडी के अंदर स्केलेटन ऑफ साइकन है उसके बारे में बात करेंगे तब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें गैस्ट्रल लेयर या फिर क्वेनोडम की। जो क्वेनोडम है वो इनर लेयर है और ये लाइन करती हैं रेडियल कैनाल को। सिर्फ बनी हुई है ये क्वेनोसाइट की या फिर कोलर सेल की। और ये स्ट्रक्चर है कोलर सेल का, क्वेनोसाइट का। इसमें ऐसे इस तरीके से ये ओवल या फिर राउंड शेप की हमें सेल देखने को मिलेंगी। इसका ये साइटोप्लाज्म है कैसा है? वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है। वैक्यूल्स प्रेजेंट है इसके साइटोप्लाज्म में। बीच में हमें एक सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और लॉन्ग विप लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसके इनर साइड में। फ्लैजिला है वो एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से अराइज होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? सेंटेरोब्लीफेरोब्लास्ट नाम देते हैं इसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से, जिससे ये जो फ्लैजिला है वो अराइज हुआ है। और जो ये सेंटेरोब्लीफेरोब्लास्ट है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रियोल प्लस ब्लीफेरोब्लास्ट की कॉम्बिनेशन से इसकी फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फ्लैजिलम है उस फ्लैजिलम के बेस के ऊपर ऐसे प्रोसेस हैं और ये प्रोसेस आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड होके कॉलर की फॉर्मेशन करती हैं। एंड देन ये राइजोप्लास्ट प्रेजेंट है इसके अंदर। राइजोप्लास्ट वो वाला फ्लैजिला का पार्ट जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसे हम राइजोप्लास्ट नाम देते हैं। जो ये कॉलर है ये 20 से 30 साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस माइक्रोविलाई से बना हुआ है। अब फंक्शन क्या है इन सेल का?
तो जो कांस्टेंट और अनकोऑर्डिनेटेड बीटिंग है फ्लैजिला की, उसकी वजह से जो क्वेनोसाइट्स हैं वो वाटर करंट को मेंटेन करती है ताकि न्यूट्रिशन में हेल्प कर सके, रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके और एक्सक्रीशन में हेल्प कर सके। फिर जो ये क्वेनोसाइट्स हैं ये मीज़ोगिलिया को भी सिक्रेट करने का काम करती हैं। अब ये मीज़ोगिलिया क्या बला है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मीज़ोगिलिया क्या है। मीज़ोगिलिया को और दूसरा नाम दिया जाता है मीज़नकाइम। ये एक मिडल ट्रांसपेरेंट नॉन लिविंग जेलेटिनियस लेयर है किस किस के बीच में, जो अभी हमने दो बॉडी लेयर पढ़ी हैं, डर्मल लेयर और गैस्ट्रल लेयर, पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म। तो ये जो क्वेनोडर्म और पिनेकोडर्म है स्पंज की, इन दोनों लेयर के बीच में एक नॉन सेलुलर मिडल ट्रांसपेरेंट नॉन लिविंग जेलेटिनियस लेयर है जो कि प्रोटेनेसियस नेचर की, जिसका मैट्रिक्स है वो प्रोटीन का बना हुआ है और इस प्रोटीन के मैट्रिक्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्स है मीज़ोगिलिया के अंदर वो मेनली हमें दो तरीके के सेल देखने को मिलेंगे। एक तो होती है स्क्लेरोब्लास्ट जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, और दूसरी होती है यहाँ पर अमीबोसाइट्स। जो अमीबोसाइट्स हैं वो अमीबोइड शेप की सेल्स हैं और ये मेनली जो क्वेनोडर्म है, क्वेनोडर्म की जो क्वेनोसाइट्स हैं उनसे डराइव हुई है। क्योंकि अभी हमने बात की कि जो मीज़ोगिलिया है उसे कौन सीक्रेट करता है, क्वेनोडर्म है मीज़ोगिलिया को सीक्रेट करने का काम करता है। तो जो क्वेनोडर्म है उन्हीं से इन अमीबोसाइट की मॉडिफाइड फॉर्म है, उन्हीं से ये मेनली डराइव हुई है। और मीज़ोगिलिया के अंदर जो ये अमीबोसाइट्स हैं ये फ्रीली घूमती फिरती हैं। अब ये जो अमीबोसाइट्स हैं इनके फंक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये हमें अलग अलग तरीके की देखने को मिलती हैं, जैसे कि कोलनसाइट कनेक्टिव टिश्यू सेल, क्रोमोसाइट्स है, पिगमेंट सेल है, ट्रोफोसाइट है, नरिशिंग सेल भी बोलते हैं, थीजोसाइट है, स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा फेगोसाइट्स है, आर्कियोसाइट जिसे हम एम्ब्रियोनिक सेल भी बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल होती हैं ये। इसके अलावा ग्लैंड सेल एंड डेस्मोसाइट और फाइबर सेल। तो ऐसे हमें अलग अलग तरीके की ये सेल देखने को मिलेंगी क्योंकि इनका फंक्शन अलग है, इस वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, अलग होने की वजह से ये इन्हें हम डिफरेंट टाइप्स मानते हैं, अमीबोसाइट की मॉडिफाइड फॉर्म मानते हैं। तो जो क्वेनोसाइट्स है कनेक्टिव टिश्यू सेल हैं वो सीक्रेट करती हैं कोलेजन फाइबर को और इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो क्रोमोसाइट्स हैं वो स्पंज की बॉडी को कलर प्रोवाइड करवाएंगी और ऐसा इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। जो ट्रोफोसाइट्स हैं ये फूड को इंजेस्ट, डाइजेस्ट एंड पूरी बॉडी में फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं और इस तरीके से इनका ये हमें डायग्राम देखने को मिलता है। देन जो थीजोसाइट है, स्टोरेज सेल है, इनका काम है कि जो रिजर्व फूड मटीरियल है उसे स्टोर करना, जैसे जो ग्लाइकोजन है, फैट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, उन्हें स्टोर करने का काम थीजोसाइट करती हैं और इस तरीके की हमें थीजोसाइट देखने को मिलेंगी जहां फूड पार्टिकल इनके साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते हैं। देन हम बात करें फेगोसाइट की, तो जो फेगोसाइट्स हैं वो डैमेज टिश्यू को एनगल्फ करके उसे रिमूव करने का काम करते हैं और इस तरीके से हमें इसका ये डायग्राम ड्रॉ करना है जिसके अंदर टिश्यू फ्रेगमेंट हमें दिखने चाहिए। देन आर्कियोसाइट एम्ब्रियोनिक सेल या फिर टोटीपोटेंट सेल अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती हैं, लार्ज साइज़ की ऐसी है, लार्ज साइज़ की अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। ये अनडिफ्रेंशिएटेड है मतलब कि ये टोटीपोटेंट सेल हैं कि ये अब खुद को किसी भी तरीके की सेल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखेंगी कि स्पंज की अगर कोई भी सेल को डैमेज होता है, कोई भी सेल को अगर कोई भी नुकसान होगा और उसके सेल की डेथ होगी तो जो ये टोटीपोटेंट सेल हैं, आर्कियोसाइट हैं, ये खुद उस टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये हेल्प करती हैं रीजनरेशन में और ये गैमीट सेल की भी फॉर्मेशन करेंगी। देन जो ग्लैंड सेल हैं वो स्टिकी सीक्रेशन करेंगी, स्टिकी सब्सटेंस को सीक्रेट आउट करेंगी और जो सब स्पंज की बॉडी है उसे किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करती हैं और ये है इसका इस तरीके का डायग्राम। लास्ट है डेस्मोसाइट या फिर फाइबर सेल, ये बॉडी की एक्सटेंशन में हेल्प करती हैं, बॉडी को एक्सटेंड करवाने में डेस्मोसाइट है, फाइबर सेल हैं वो हेल्प करती हैं। तो ये हमने पढ़ा पूरा हिस्टोलॉजी ऑफ साइकन और ये मोर देन इनफ है। अगर ये 8 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और आप इतना विद डायग्राम इतना पूरा ये इस तरीके से पूरा लिख के आते हैं तो आपके 8 में से 8 पूरे नंबर आने के पूरे चांस हैं।
देन जो नेक्स्ट पार्ट है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, साइकन के स्ट्रक्चर के अंदर, वो हम बात करते हैं स्केलेटन ऑफ साइकन। स्केलेटन के बारे में हम बात करते हैं कि जो स्केलेटन है साइकन का वो किस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। तो जो साइकन है उसके अंदर हमें एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल। तो जो स्पिक्यूल है, हमें स्पिक्यूल से बना हुआ इनका एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। स्पिक्यूल्स कैसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लार्ज नंबर में मिलते हैं और माइक्रोस्कोपिक है, ये क्रिस्टलाइन नेचर होता है और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हमें मिलेंगे। और कहाँ पर, बॉडी वॉल की जो मीजनकाइम है, जो मीजोगिलिया है, उसके अंदर स्पिक्यूल्स मिलते हैं। और साइकन के अंदर हमेशा ही ये कैल्केरियस नेचर के हैं, ये हमेशा ही कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए मिलेंगे। अब टाइप्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्पिक्यूल की बात करें तो इनकी एक्सिस एंड रे के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एक्सिस एंड रेज, की कितनी नंबर ऑफ एक्सिस और कितनी नंबर ऑफ रेज हैं। जैसे ये एक इसकी एक्सिस है और इसके अंदर ऐसे ये हाफ में ऐसे दो रे हैं, ऐसे ये एक रे, ऐसे ये एक रे, और पूरी अगर हम इसे बात करें तो ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग इसकी ग्रोथ होगी। देन इस इन नंबर ऑफ एक्सिस एंड रे के बेसिस पे हमने इन्हें मेनली दो कैटेगरी में रखा है। कौन कौन सी हैं वो कैटेगरी, मोनो एक्सोन एंड टेट्रा एक्सोन टाइप ऑफ स्पिक्यूल। मोनो मीनी 1, टेट्रा मीनी 4। पहले हम बात करते हैं मोनो एक्सोन टाइप ऑफ स्पिक्यूल की। तो यहाँ पर सिर्फ एक हमें एक्सिस देखने को मिलती है, ओनली हैविंग ओनली वन एक्सिस। तो इस टाइप का मोनो एक्सोन स्पिक्यूल दिखता है। ये फर्दर 3 टाइप के मिलते हैं, लंबे भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, स्पीयर या फिर क्लब शेप्ड भी मिलेंगे। और ग्रोथ के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये मोनोएक्टिनल और डाईएक्टिनल मिलते हैं। मोनोएक्टिनल यूनिरेडिएट, डाईएक्टिनल बाईरेडिएट। जो मोनोएक्टिनल है उसे हम स्टाइल भी बोलते हैं और जो डाईएक्टिनल है उसे हम रेब्ड्स भी बोलते हैं। जैसे कि इस तरीके से ऐसे स्पिक्यूल प्रेजेंट है तो मोनोएक्टिनल है, और अगर इस तरीके का स्पिक्यूल प्रेजेंट है तो वो डाईएक्टिनल टाइप है, कि उसकी ऐसी दो जो रे हैं वो हैं, दोनों साइड में इसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ पैटर्न इसका दोनों साइड में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ग्रोथ के बेसिस पे मोनोएक्टिनल, डाईएक्टिनल, मोनो एक्सोन टाइप ऑफ स्पिक्यूल। और यहाँ पर सिर्फ हमें वन एक्सिस देखने को मिलती है जिसके थ्रू ग्रोथ पॉसिबल है। फर्दर ये 3 टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं, कि ऐसे लंबे देखने को मिलेंगे, छोटे देखने को मिलेंगे, और थोड़ा सा हमें ऐसे क्लब शेप भी देखने को ये मिलते हैं। देन जो लॉन्ग मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स हैं, लॉन्ग मोनोएक्सोन स्पिक्यूल सराउंड एंड गार्ड ओस्कुलम बाय फॉर्मिंग एन ऑस्कुलर फ्रिंज, कि ऑस्कुलर फ्रिंज की फॉर्मेशन करके जो ऑस्कुलम है उसे गार्ड करने का काम करते हैं, ताकि जो स्पॉन्जियोसील कैविटी है उसके अंदर ऑस्कुलम के थ्रू जो दूसरे एनिमल हैं वो एंटर ना कर पाएँ। और इस तरीके का हमें ये मोनोएक्सोन टाइप ऑफ स्पिक्यूल दिखेगा। देन जो दूसरा टाइप है टेट्रा एक्सोन, उसकी बात करें तो जो टेट्रा मीनी 4, एक्सोन मीनी एक्सिस ऑफ ग्रोथ, की यहाँ पर 4 एक्सिस ऑफ ग्रोथ हमें देखने को मिलेंगी। फर्दर जो टेट्रा एक्सोन स्पिक्यूल है वो हमें 2 टाइप का देखने को मिलता है, टेट्रा रेडिएट एंड ट्राई रेडिएट, कि 4 रे वाला टेट्रा रेडिएट, अगर 3 रेज प्रेजेंट है तो ट्राई रेडिएट। जो टेट्रा रेडिएट है वो गैस्ट्रल कॉर्टेक्स में, और ट्राई रेडिएट के साथ में ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रल कॉर्टेक्स में, कि जो स्पॉन्जियोसील है, मेनली जो स्पॉन्जियोसील है वहाँ पर हमें ये लाइन मिलेगा, कि जो मीजोगिलिया की साइड स्पॉन्जियोसील साइड में प्रेजेंट है वहाँ पर मेनली हमें ये देखने को मिलता है। देन ट्राई रेडिएट, मतलब यहाँ पर हमें 3 रेज देखने को मिलेंगी। जब जो टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल है इसकी अगर हम एक ब्रांच को लॉस कर दें, एक ब्रांच को हटा दें, तो जो एक ब्रांच की लॉस के वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ट्राई रेडिएट बोलेंगे। और ये हमें देखने को मिलेगा रेडियल कैनाल्स में विद 1 रे डायरेक्टेड इनवर्ड, जिसमें एक रे है वो अंदर की ओर हमें डायरेक्टेड मिलेगी। अब जो ये डेवलपमेंट है स्पिक्यूल का वो किस तरीके से होता है, तो जो स्पिक्यूल का डेवलपमेंट है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ अमीबोसाइट, जिसे हम स्केलरोसाइट बोलते हैं, उनकी वजह से होता है। जो स्केलरोसाइट्स हैं वो
पिनेकोसाइट से मॉडिफाइड हुई हैं, कि जो पिनेकोसाइट है उनकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है स्केलोब्लास्ट। स्केलोब्लास्ट और पिनेकोडर्म से ये स्केलोसाइट्स बनती हैं। कैसे बनेंगी वो हम देखेंगे। और जो ट्राई एंड टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल है वो 3 से 4 स्केलोब्लास्ट की हेल्प से बनते हैं। कैल्कोब्लास्ट क्या है कि ऐसी स्केलोब्लास्ट जो कि कैलकेरियस टाइप ऑफ स्पिक्यूल की फॉर्मेशन करती है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? कैल्कोब्लास्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने रिपीट फॉर्म में पढ़ी। अब जो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल है वो किस तरीके से बनते हैं, उसका अगर हम डेवलपमेंट देखें तो जो स्केलोब्लास्ट है, इस तरीके की ये स्केलोब्लास्ट प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले ये क्या बनेगी? बाइन्यूक्लिएटेड बनेगी। बाइन्यूक्लिएटेड बनेगी, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा जो कि साइटोकाइनेसिस से फॉलो नहीं होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न से तुरंत फॉलो नहीं होगा। फिर इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ऑर्गेनिक मैटर को लेट डाउन किया जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट की फर्दर डिपोजिशन की जाएगी। देन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो स्पिक्यूल है वो ग्रोथ करेगा और दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे से दूर भेजेगा ड्यू टू ग्रोथ ऑफ स्पिक्यूल। फिर क्या होगा कि जो दो सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगी। दो तरीके की सेल बनेंगी। इनर साइड में फाउंडर सेल बनेगी, आउटर साइड में थिकनर सेल में बनेगी। जो इनर फाउंडर सेल है वो तो स्पिक्यूल की लेंथ बढ़ाने का काम करेगी और जो आउटर थिकनर सेल है वो स्पिक्यूल के ऊपर एडिशनल डिपोजिशन करवाएगी कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो थिकनेस बढ़ाने का काम करती है। तो जो थिकनर सेल है वो थिकनेस बढ़ाएगी और जो फाउंडर सेल है वो इसकी लेंथ को बढ़ाएगी। देन जो कैल्शियम कार्बोनेट है एक्सट्रैक्ट किया जाता है सराउंडिंग सी वाटर से, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे स्पिक्यूल बनता है वो कहाँ से आता है? वो सराउंडिंग सी वाटर से आएगा। और जब पूरे तरीके से स्पिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो दोनों स्केलोसाइट्स हैं, जो स्केलोब्लास्ट है वो डिवाइड होती है दो स्केलोसाइट में, तो जो दोनों स्केलोसाइट हैं वो स्पिक्यूल को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन पहले फाउंडर सेल छोड़ेगी, उसके बाद में थिकनर सेल स्पिक्यूल को लीव करेगी। देन हम बात करें कि ये तो हमने बात की कि जो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल है उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है उसके बारे में। देन हम बात करें कि जो ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल है उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ट्राई के लिए हमें 3 तरीके की 3 स्केलोब्लास्ट चाहिएंगी। फिर जो 3 स्केलोब्लास्ट हैं ये आपस में फ्यूज़ करेंगी और इनके जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से। एक के न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 में फर्दर न्यूक्लियस बनेंगे और इनके बीच में यहाँ पर स्पिक्यूल विद एक्सियल फिलामेंट हमें देखने को मिलेगा और इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं? ट्राइफोली स्टेज नाम देंगे। फिर क्या होगा कि जो ये सेल्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होंगी और फाउंडर एंड थिकनर सेल में ये सेपरेट होंगी, कि यहाँ पर जो ये बीच वाली सेल्स मिलती हैं 3 फाउंडर और यहाँ पर ये 3 थिकनर सेल देखने को मिलेंगी। फर्दर जो ये 3 स्पिक्यूल थे ये आपस में एक दूसरे से बीच में आके मिलेंगे और जो ये स्टेज है इस स्टेज को हम क्या नाम देखते हैं? सेक्सटेट स्टेज नाम देते हैं। फर्दर जो स्केलोब्लास्ट है वो डिवाइड करेंगी और थिकनर सेल और फाउंडर सेल हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे। पहले लीव कौन करेगा? फाउंडर सेल यहाँ से लीव करेंगी, फिर उसके बाद में थिकनर सेल यहाँ से लीव कर जाएगी। तो एक जो ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल है वो 3 स्केलोब्लास्ट से सीक्रेट आउट होगा जो कि एक दूसरे के साथ आएंगी और ट्राइफोली स्टेज की फॉर्मेशन करेंगी। हर एक जो सेल है स्केलोब्लास्ट वो बाइन्यूक्लिएटेड बनेगी। उसके बाद में उनके बीच में उनके जो दोनों न्यूक्लियस हैं उनके बीच में माइन्यूट स्पिक्यूल लेट डाउन किया जाएगा। हर एक जो स्पिक्यूल है वो अपने इनर एंड पे एक दूसरे से मिलेंगे और 3 रे की फॉर्मेशन करते हैं। हर एक जो स्केलोब्लास्ट है वो 2 स्केलोसाइट में फॉर्म होके और सेक्सटेट स्टेज की फॉर्मेशन करती हैं। देन जो डेवलपमेंट है टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल का वो इसी मैनर में जैसे हमने ट्राई रेडिएट पढ़ा है सेम ऐसे ही होगा, बस यहाँ पर हमें 4 रे बनानी है तो 4 ही हमें स्केलोब्लास्ट लेनी पड़ेंगी। कि यहाँ पर हमने 3 स्केलोब्लास्ट ली हैं, एक और स्केलोब्लास्ट लेंगे, 4 स्केलोब्लास्ट लेंगे तो यहाँ पर एक और सेल ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देन जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का ऐसे हमें देखने को मिलेगा। जो सेक्सटेट स्टेज है वो ऐसे, कि जो सेक्सटेट स्टेज है वो इस तरीके की देखने को मिलेगी। ऐसे ये सेक्सटेट
स्टेज हमें देखने को मिलेगी। इन स्टेज के नाम भी साथ में चेंज होंगे, फिर बाकी सारा डेवलपमेंट सेम रहेगा। अब कैल्शियम कंपोजिशन की हम बात, केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें कि जो स्पिक्यूल है वो उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा 87% कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, 7% मैग्नीशियम कार्बोनेट, 3% वाटर, इसके अलावा कुछ अमाउंट में दूसरे मिनरल्स और ऑर्गेनिक थ्रेड प्रेजेंट होता है, और थ्रेड ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ जिसे हम स्पिक्यूलिन बोलते हैं। तो स्पिक्यूलिन भी यहाँ पर हमें केमिकल कंपोजिशन में देखने को मिलेगा स्पिक्यूल के अंदर। अब जो स्केलेटन है इसका, जो एंडोस्केलेटन है उसके क्या क्या फंक्शन है, तो जो स्केलेटन है उसकी वजह से इसकी जो सॉफ्ट बॉडी है उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा, इसकी बॉडी को एक शेप मिलेगी, और ये जो वेव एक्शन है उससे प्रोटेक्ट करता है स्पंज को, दूसरे एनिमल से स्पंज को प्रोटेक्ट करेगा, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको रजिस्ट करेगा, उसको सहन करने का, उसे बियर करने का काम करता है एक्सटर्नल प्रेशर को। और जो स्पंज की बॉडी है उसकी जो स्टिफनेस है उसकी स्टिफनेस को इंक्रीज़ करने का काम करती है, उसकी स्टिफनेस को ये बढ़ाने का काम करती है, बॉडी को स्टिफ बनाने का काम करता है। जो एंडोस्केलेटन है वो क्या क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन का काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, वेव एक्शन से प्रोटेक्शन करेगा, डेफिनेट शेप देगा, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है स्पंज की बॉडी के ऊपर उसको रजिस्ट करेगा, इसी के साथ में जो स्पंज की जो स्टिफनेस है स्पंज की बॉडी की उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो ये है पूरा स्केलेटन ऑफ साइकन। हमने स्पंज की बात नहीं की, हम साइकन के स्केलेटन की बात कर रहे हैं। स्पंज के स्केलेटन में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं। तो आज इतना ही बहुत है। पार्ट सेकंड हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर हम फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, पूरी इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करेंगे। तो 2 पार्ट के अंदर हम जो पूरी टाइप स्टडी है साइकन की उसे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।